अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बेसिकली पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि एंजाइटी या एंजाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसकी रीजंस क्या है मैडम? अच्छा, जब हम रीज़न्स की बात करते हैं तो रीज़न बहुत सी हैं एंजाइटी की, जिसमें जो सबसे रीज़न जो हम देख एग्जाम होते हैं तो स्टूडेंट को वो तब भी एंजाइटी हो रही होती है। एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम एंजाइटी एज इट नेम सजेस्ट कि जो एग्ज़ाम की वजह से ही हो रही है या एग्ज़ाम से पहले होती है। ठीक है, उसमें भी डिपेंड करता है कुछ। अच्छा, बाज़ वक़्त एंजाइटी की एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि एंजाइटी का लेवल अगर इतना है कि आपको वो एंजाइटी मोटिवेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात करनी है। तो वो इशू क्या है? वो इशू है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो है ना एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर, आप इसको डिसऑर्डर ही कह लें, जो कि हर बड़े बूढ़े छोटे इवन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 14% जो मेल हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। ख़वातीन की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनकी रेशो जो है वो 23% तक जो है ना चली जाती है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी है मिस आयशा शकील को, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में लेक्चरर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इनका अपना एक प्रोजेक्ट भी है, दी लास्ट होप सेंटर, जो कि इनका ऑनलाइन प्रोजेक्ट है। इस पे भी इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ सुंदर फाउंडेशन की, जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर सकूँ। जज़ाकल्लाह। तो हम मज़ीद डिले किए बगैर जो है वो अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैडम ये बताइएगा कि एंग्जाइटी को उर्दू के इसके मीनिंग बेचैनी है, तो एक्चुअल में इसको साइकोलॉजी में कैसे डिफाइन करते हैं? एंग्जाइटी है क्या? और अगर एक आम बंदे को आपने कन्वे करना हो एंग्जाइटी के बारे में तो आप कैसे बताएंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जैसे कि कुछ टर्म्स हैं, जैसे एंजाइटी है या हम कहते हैं डिप्रेशन है, तो हर दूसरा पर्सन ये कहता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है। अच्छा, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। मोस्टली जो लोग हैं ना वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो इसको एक ही चीज़ समझते हैं। बिल्कुल। तो इनमें आप फ़र्क भी बताइएगा। जी ज़रूर। अच्छा, मोस्टली लोग जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल ये बड़ी ट्रेंडी टर्म्स हैं, या मोस्टली लोगों को शायद अब शऊर आ गया है कि वो इस बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मुझे एंजाइटी है या मुझे डिप्रेशन है। तो बेसिकली पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि एंजाइटी या एंजाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एंजाइटी एक स्टेट आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक घबराहट होती है, बेचैनी एक पर्सन को महसूस होती है। ठीक है, और ये कुछ टाइम के लिए होती है एंड आफ्टर सम टाइम ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई है। लेकिन अगर कई लोगों को प्रोलॉन्ग हो जाए? हाँ, एग्जैक्टली, मैं उस पर आने लगी हूँ। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो गई है, सीवियर हो गई है, एक्सेसिव है और आपकी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही है, तो अल्टीमेटली दैट कन्वर्ट इनटू डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये एक इसमें जो है पहले डिफरेंस देखना पड़ेगा। और अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर में मोस्टली जो सिम्टम क्लाइंट रिपोर्ट करते हैं उसमें यह होता है कि बेचैनी महसूस करते हैं, घबराहट होती है, एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बताएंगे कि उनको लगेगा कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा हो ना जाए, अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बुरे ख्यालात आना और ऐसे ख्यालात आना जिनको वो कंट्रोल ना कर पाएँ, दिल की धड़कन तेज़ आ जाना। उसमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं जिनको हम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी कहते हैं, जो एंजाइटी के साथ हो सकते हैं, जिसमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाना या मुँह का खुश्क होना, डिजीनेस होना, सर चकराना या यूँ लगना कि दम घुट गया है। ठीक है, सो ये सब सिम्टम जो हैं ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम भी एंजाइटी के साथ रिलेटेड हैं। पसीने वगैरह ज़्यादा पसीने एग्जैक्टली, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि बाज़ दफ़ा जो है ना हमारे ऊपर भी काम का लोड ज़्यादा हो ना, तो वो ये एंजाइटी जो है ना वो डेवलप हो रही होती है। तो इसकी रीजंस क्या है मैडम? अच्छा, जब हम रीज़न्स की बात करते हैं तो रीज़न बहुत सी हैं एंजाइटी की, जिसमें जो सबसे रीज़न जो हम देखते हैं क्लाइंट्स में मोस्टली वो है कि पहले तो जेनेटिक है
कि जेनेटिक्स का मतलब ये है कि पेरेंट्स में अगर किसी को है या फैमिली मेम्बर में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं या कोई और मेंटल हेल्थ साइकोपैथोलॉजी है उनको, तो वो उनके नेक्स्ट बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस आया उसकी वजह से भी एंजाइटी जो है क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम रीजंस की बात करें तो दे आर सर्टन टेम्परामेंट्स, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं। अगर किसी पर्सन का टेम्परामेंट ऐसा है तो उसमें भी एंजाइटी की जो टेंडेंसीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनकी जो रिलीज़ हैं या उनकी इम्बैलेंस उनमें हो जाता है, जिसकी वजह से भी एंजाइटी के इश्यूज जो हैं हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स उनके मतलब कोई नाम है स्पेसिफिक, और या सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर ही कहते हैं? नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर में डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर की हम बात करते हैं तो GABA सबसे ज़्यादा इस पर बात की जाती है, जो कि एंजाइटी में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो मैडम इसका इलाज फिर कैसे करते हैं? क्या मेडिसिन के ज़रिए इलाज होता है या इसके अलावा काउंसलिंग वगैरह या कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं? ओके, एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज जो है मेडिसिन के थ्रू भी होता है और इसमें हम साइकोथेरेपी भी अप्लाई करते हैं, बट इट डिपेंड्स के पर्सन की सिवियरिटी लेवल कैसा है, ठीक है। कुछ एंजाइटी के पेशेंट्स को हमें मेडिकेशन से भी ट्रीट करना पड़ता है, और अल्टीमेटली आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मैं तो रिकमेंड कर नहीं सकती, तो अगर मेडिसिन का इलाज करना होगा तो उसके साइकेट्रिस्ट ही रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके इलाज की अगर बात की जाए तो साइकोथेरेपीज़ हैं, जिसमें बिहेवियर थेरेपी रिकमेंड की जा सकती है, या CBT स्पेसिफिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है हम रिकमेंड करते हैं एंजाइटी के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। तो इसके लिए कितने सेशन जो है ना वो पेशेंट को लेने पड़ते हैं? ओके, सेशंस की जहाँ तक बात है तो वो कोई हम स्पेसिफिक सेशंस कह नहीं सकते। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि 2 या 3 सेशन में उनका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको 7-8 सेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मतलब आपके पास सेशन लेने के लिए कोई भी आ सकता है? कोई कहे मुझे जो है ना घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो वो डायरेक्टली भी आपके पास आ सकता है? हाँ जी, वो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो सेशन होता है वो कंसल्टेशन सेशन ही होता है, उसमें हमें ये चीज़ रूल आउट करनी होती है कि एंजाइटी है या एंजाइटी डिसऑर्डर है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो जब ये चीज़ रूल आउट हो जाए कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो फिर हम उस क्लाइंट को या पेशेंट को ये कहते हैं कि आपको फर्दर सेशन लेने की ज़रूरत है। और अगर ये क्लाइंट ये कहे कि जस्ट एंजाइटी है, घबराहट होती है और वो कुछ टाइम के लिए कुछ सिचुएशन में होती है, तो फिर अल्टीमेटली वो उस पर उनकी साइको एजुकेशन की जाती है, जब उनको बताया जाता है कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल रिएक्शन। बाजू का ऐसा होता है कि एंजाइटी किसी एक खास सिचुएशन में होती है, बट आफ्टर दैट सिचुएशन वो सबसाइड हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है बतानी ज़रूरी हैं। मतलब जिस तरह अब एग्जाम होते हैं तो स्टूडेंट को वो तब भी एंजाइटी हो रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं और उसको कैसे जो है ना स्टूडेंट्स को जो है ना इससे कोप अप करना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम एंजाइटी एज इट नेम सजेस्ट कि जो एग्ज़ाम की वजह से ही हो रही है या एग्ज़ाम से पहले होती है, ठीक है। उसमें भी डिपेंड करता है कुछ। अच्छा, बाज़ वक़्त एंजाइटी की एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि एंजाइटी का लेवल अगर इतना है कि आपको वो एंजाइटी मोटिवेट कर रही है आपको स्टडी करने के लिए, ठीक है, तो फिर तो डैट इज़ फाइन। लेकिन अगर वो एंजाइटी का लेवल इतना ज़्यादा है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं कर पा रहे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, आपकी मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जैक्टली मेडिसिन एग्जैक्टली ले रहे होते हैं, स्लीपिंग पिल जिन्हें आप कहते हैं वो ले रहे होते हैं, नींद नहीं आती, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा घबराहट है या परेशानी है एग्ज़ाम से रिलेटेड के उनकी फंक्शनिंग में बेसिकली जो इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो उनको फिर हम कहते हैं कि आपको प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ टिप्स हैं कि जो हम एग्ज़ाम एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए दे सकते हैं कि आप वो स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप अपना प्रीवियसली आपने जो भी आपका काम है, टास्क है, उसको आप चंक्स में करें, उसके लिए कोई गोल्स बना लें, ठीक है, ताकि क्योंकि मोस्टली एंजाइटी तभी होती है कि जब मोस्टली जब स्टूडेंट हम अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि जब काम ज़्यादा होता है, ठीक है, टाइम कम है और 11th आवर पे पढ़ना है, सो दीज आर सम रीजंस, ठीक है। तो ये चीज़। तो मैडम ये बताइएगा, कुछ बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है, जैसे मैंने इंट्रो के अंदर भी ये जिक्र किया, तो उसकी क्या रीजंस होती हैं और उसको फिर हम कैसे जो है ना हैंडल करते हैं? ओके, अच्छा, एंजाइटी जो है, एंजाइटी डिसऑर्डर की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये किसी भी एज में हो सकती है, ठीक है, बच्चों में भी हो सकती है, एडल्ट एज में भी हो सकती है, ओल्ड एज में भी इवन के हो सकती है।
बच्चों में एंजाइटी जो है मोस्टली जो देखा गया ऑब्जर्व किया गया है, तो बच्चों में जो एंजाइटी दैट इज़ रिलेटेड विद द सेपरेशन एंजाइटी, ठीक है, जिसको हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो कि एंजाइटी का एक फर्दर सब टाइप है। इसका क्या मतलब है? सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली होती है कि जब बच्चा अपने केयर गिवर या अपनी मदर या फादर से दूर जाता है, ठीक है, एक यंग या एडल्ट पर्सन जो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, सेम वही सिम्टम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, सेम उसी तरह से वह बच्चे भी एक्सपीरियंस करेंगे। बच्चों में जो सिम्टम एक जो मोस्टली देखा गया वो ये होता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादातर रोते हैं। क्राइंग का जो एक सिम्टम है वो बच्चों में ज़्यादा देखा गया एज़ कम्पेयर टू एडल्ट पर्सन, ठीक है। एडल्ट पर्सन की मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अ चाइल्ड पर्सन। तो ये चीज़ है। तो उनका फिर क्या हल है? ओके, उनमें काजेज़ जो हैं वो देखनी पड़ेंगी कि बेसिक काज जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स की मिस हैंडलिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसमें पेरेंटिंग स्टाइल या अटैचमेंट स्टाइल्स भी आते हैं। मतलब आजकल तो मुल्क के हालात ऐसे हैं ना कि आप मेल और फीमेल जो हस्बैंड वाइफ दोनों को ना घर से कमाने के लिए निकल पड़े, फिर भी घर का पूरा नहीं खर्चा चल रहा होता। तो अब उसमें फिर आपको इस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है कि बच्चों से दूर रहें, बच्चों से दूर रहें। और तो ये मजबूरी बन जाती है बाज़ जिस तरह बिजनेसमैन है, अब वो सुबह 10-11 बजे सो के उठते हैं, उस टाइम तक बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो 10-11 बजे वो अपने ऑफिस या फैक्ट्री या जहाँ भी जाना है वहाँ पे चले जाते हैं। बच्चे जब वापस आते हैं तो भी पेरेंट्स वो अब्बू या जो गार्डियन है वो घर पे नहीं है, ठीक है, और रात को भी वो कई दफ़ा लेट आते हैं, बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाती, तो इतना गैप आ जाता है। ज़ाहिर है ये चीज़ फिर इस चीज़ को जन्म देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मौजूदा मुल्की हालात हैं वो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर एंजाइटी है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ठीक है, और मतलब सेहत की, तालीम की जो मतलब इश्यूज हैं वो अलग से हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों को एडमिशन किसी अच्छे इदारे के अंदर दिलवाया है, उनकी फीसें ही बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना इस चीज़ को जो है ना इफेक्ट करती होंगी। अच्छा, उसमें इस तरह से है कि जैसे कि ये छोटे छोटे स्ट्रेसर हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, जो कि हमेशा रहते हैं। अल्टीमेटली वो पर्सन जो से कोप अप कर लेते हैं, ठीक है, उनकी तो लाइफ चल जाती है, ठीक है, बट ये है कि जब आपकी कोपिंग एबिलिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रेसर तो अल्टीमेटली लाइफ में रहेंगे क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है। परेशानियाँ आना या मुसीबतें आना, उनको हम कंट्रोल ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और बाज़ बात ये होती है कि चीज़ें उतनी वर्स्ट होती नहीं हैं, लेकिन एक इंसान उसको परसीव वर्स्ट कर रहा होता है। यही एंजाइटी का प्रॉब्लम है कि एंजाइटी में मोस्टली जो है फ्यूचर रिलेटेड थॉट्स ज़्यादा होती हैं, कुछ बुरा हो ना जाए, कुछ नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है। सो उसमें हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या सिचुएशन उतनी वर्स्ट है या एक पर्सन उसको ज़्यादा परसीव कर रहा है। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। दूसरा, एक मुल्की हालात हैं वो तो फैक्ट है, वो तो सामने है कि एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, बहुत से ऐसे स्ट्रेसर हैं जो कि आजकल हम देख रहे हैं। और उसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा जो प्रोवोक कर रही है, उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बैड न्यूज़ या न्यूज़ को देखना, ठीक है। जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी को लोगे उतनी आपके थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं, और अल्टीमेटली थॉट्स नेगेटिव होती हैं तो आपका बिहेवियर, आपके वर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग वुड बिकम नेगेटिव। ठीक है, तो एंग्जाइटी जो है ज़ाहिर है वो बहुत कॉमन हो चुकी है पाकिस्तान में, जैसे हमने पहले डिस्कस की, तो उसकी हमारी फैमिली लाइफ पे और हमारी जो निजी ज़िंदगी है तो उस पर क्या असरात पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। एंजाइटी के बेसिक एंजाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली इसके फैमिली पे भी इम्पैक्ट आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मदर को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो अल्टीमेटली पूरी फैमिली उससे सफ़र कर रही होती है, ठीक है। मदर का क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक फैमिली को लेकर चलने में, तो अगर मदर या इवन फादर भी एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो वो पूरी फैमिली को करेगी, उस पर इफेक्ट आएगा अल्टीमेटली। फैमिली के दरमियान में बॉन्डिंग उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। अगर बच्चों में किसी को फैमिली का इशू है और पेरेंट उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे, उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो अल्टीमेटली वो बच्चा जो वो सफ़र कर रहा है, ठीक है। और जितना ये प्रोलॉन्ग होता जाएगा प्रॉब्लम, उसको ट्रीटमेंट या उसकी काउंसलिंग या गाइडेंस उसको टाइम पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, उतना मुश्किल एग्जैक्टली हो जाएगा उस पर्सन को दोबारा से उसकी नॉर्मल हेल्दी लाइफ की तरफ लेके आने में। ठीक है, तो मतलब प्रेगनेंसी भी एक ख़ास फिजियोलॉजिकल स्टेट है, तो उस पर क्या असरात होते हैं? मतलब उस टाइम पे एंग्जाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, जो प्रेगनेंसी का पीरियड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, ठीक है। उसमें हमेशा मदर को ये कहा जाता है कि आपने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के अलावा अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना है। तो एक सिर्फ बैलेंस डाइट खाने से, अच्छी खुराक खाना ही एनफ नहीं होता। मदर को हम हमेशा ये कहते हैं आप खुश रहें, आप पुरसकून रहें, कोई किसी किस्म की टेंशन मत लें, स्ट्रेस
स्ट्रेस ना लें। ये सब हदायत देने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि बच्चे की जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा है, ठीक है, उसके ऊपर भी असरात आएंगे, मदर की अपनी हेल्थ पे भी आएंगे। तो अल्टीमेटली वो लॉन्गर रन में बच्चों में भी वो टेंडेंसी भी, इवन के जेनेटिक्स हमने जो डिस्कस किया था कि जेनेटिक्स में चीज़ जो है आ जाती है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ देखी गई और रिसर्च से भी ये चीज़ प्रूव की गई है कि जिन मदर्स में एंजाइटी है उनके बच्चों में भी उसकी टेंडेंसी जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोज मदर्स जो कि एंजाइटी का जिनको प्रॉब्लम नहीं है। एक तो जेनेटिक रीजन हो गई ना, जी, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है। Exactly. बच्चों को एनवायरमेंट एंजाइटी वाला ही मिलेगा, वो वैसे ही सीखेंगे। उनकी पर्सनैलिटी का वो इस तरह से बन जाएगा जो हम टेम्परामेंट बेसिकली कहते हैं, उनका टेम्परामेंट ही एंशियस होगा। ठीक है, तो एक और जो एक कंडीशन है ना, बेसिकली नॉर्मल कंडीशन है, मतलब फीमेल्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक वो स्टार्ट होता है और कोई 5 to 7 डेज जो है ना वो लेते हैं, उस दौरान भी जो है ना मेंटल स्टेट जो है वो उस तरह से कह लें कि नॉर्मल होती है, लेकिन एंजाइटी का लेवल या डिप्रेशन का लेवल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या होती है। तो वो आप बताएंगे कि एंजाइटी ज़्यादा होती है या डिप्रेशन होती है या क्या इफेक्ट होता है और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए जो जी बिल्कुल। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस ज़ाहिर उस टाइम पे हो रही होती हैं और ये एक बाय नेचर एक प्रोसेस है जो मंथली साइकिल चलता है, ठीक है। तो उसमें मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो मूड स्विंग्स, उनका बहुत एक मसला रहता है कि मूड स्विंग से जो है वो गुजरती हैं, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत सी फीमेल्स डिप्रेशन में भी चली जाती हैं उन डेज़ में, या इवन एंजाइटी का प्रॉब्लम भी रहता है। इमोशनली दे आर मोर सेंसिटिव इन दोज डेज, तो ये मसले भी हो सकते हैं बिल्कुल। नहीं, वो एक मैंने मूवी देखी तो उसमें जो हीरो है उसने बड़ी अच्छी बात की जो पता नहीं किस हद तक ठीक है लेकिन मुझे अच्छी लगी। तो ये कि जो मर्द है ना वो दिमाग से सोचता है, औरत दिल से सोचती है, मतलब वो औरत ज़्यादा इमोशनल होती है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें भी ज़ाहिर है उसकी हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने ना औरत की पर्सनैलिटी ही ऐसी बनाई है, अगर हम मदर को देखते हैं, ठीक है, या औरत को देखें तो ठीक है, तो वो ज़्यादा अटैच होती है इफ़ेक्शन के लिहाज से, या उसमें इमोशनली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मदर, सॉरी एज़ कम्पेयर टू फादर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है। आल्दो बहुत से ऐसी रिसर्चेस प्रूव भी हुई हैं और ये चीज़ देखी भी गई है कि फादर्स में या इवन मेल्स में भी एंजाइटी का प्रॉब्लम है, बट बिकॉज फीमेल्स आर वोकल अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, ठीक है। और हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा भी है कि कहीं ना कहीं हम बात नहीं करते, यानी कि मेल्स जो हैं तो वो बात नहीं करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे। सो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है जो कि मुझे लगता है कि इस पे बात करने की ज़रूरत है, और कि जहाँ पे फीमेल्स बात कर रही हैं वहाँ पे मेल्स को भी वैसे ही बात करनी चाहिए आकर, मतलब ये कोई बहादुरी नहीं है कि आप तकलीफ है या कोई दुख है या परेशानी है, ठीक है, तो आप वो अपने जो लाइफ पार्टनर है उसे शेयर ना करें या अपने घर वालों से शेयर ना करें, तो वो चीज़ फिर बाद में ज़ाहिर नुकसानदेह होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेल्स के साथ चीज़ें जो एसोसिएट की जाती हैं वो की जाती हैं कि उन्होंने रोना नहीं है, उन्होंने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करनी, उनको स्ट्रॉन्ग रहना है। और मेल जो सिर्फ एक ही इमोशन दिखा सकता है वो होता है एग्रेशन, वो सिर्फ एग्रेशन दिखा सकता है, वो सेंसिटिव पार्ट अपना नहीं दिखा सकता, और अगर दिखाएगा तो लोग उसको वीक कंसिडर करेंगे और समझेंगे कि शायद ये बुज़दिल है, ये चीज़ें उसके साथ रिलेट की जाती हैं। देहातों में तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि अगर कोई मर्द जो है ना रो पड़े ना तो कहते हैं जनानियों की तरह रो। एग्जैक्टली, तो वो बड़ी बेइज्जती वाली चीज़ फील होती है। वो लोग जो है ना देखा देखी मतलब बड़े अपने आप को बहादुर साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम मतलब ना रोएं, हालांकि रोना कोई सच कोई बुरी बात तो नहीं है उससे, बल्कि कहते हैं कि एक अच्छी चीज़ है। देखिए, ये रोना, सैडनेस, हैप्पीनेस, दीज आर ऑल इमोशंस। उनको इमोशंस का काम है एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो इमोशंस ने एक्सप्रेस करना है, वो फीमेल मेल के साथ स्पेसिफिक ना करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कुछ स्पेसिफिक इमोशंस को जेंडर के साथ स्पेसिफिक कर दिया गया। सो मुझे लगता है उस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली इवन रिसर्चेस भी अगर आप उठा के देखें तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि इतने जो ज़्यादातर रेशो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वो फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में कम है। मुझे लगता है पर्सनली तौर पे, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेल आके रिपोर्ट ही नहीं करते, कहीं ना कहीं वो आके कांटेक्ट नहीं करते। मैं अगर अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मोस्टली जो कंसल्टेशन के लिए आती हैं क्लाइंट्स वो फीमेल्स ही हैं या बच्चे आते हैं, ठीक है। मेल्स बहुत कम आते हैं जो कि अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं। जो है ना, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर कभी रोने का दिल कर रहा है तो आप रो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैडम ने बताया कि ये सारे इमोशंस जो है ना, सैडनेस है, खुशी है, रोना है और ये सारी चीज़ें, हाँ, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सप्रेस करने के लिए होती हैं। और आप मर्द हैं, कोई रोबोट नहीं है कि आप में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तो बल्कि एक्सप्रेस ना करने की वजह से तो आपकी जो है ना फिजिकल साइन सिम्टम्स कुछ ऐसी
आती हैं। जी एग्जैक्टली, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर ही रहती है, तो लॉन्गर रन में अल्टीमेटली वो भी इफेक्ट कर रही होती है, तो बेहतर है कि उसको एक्सप्रेस कर दिया जाए। अच्छा, मेरा आपका क्या ख्याल है कि फीमेल्स में जो एंजाइटी का लेवल ज़्यादा है या रेशो ज़्यादा है, उसकी क्या क्या रीजंस होंगी? मुझे मैं अपने एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि क्योंकि फीमेल्स शायद ज़्यादातर जो रेशो है वो घरों के अंदर रहती है, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, उनकी सारी ज़िंदगी घर के अंदर ही गुजर जाती है, तो ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, जो आपने बात की ना कि फीमेल्स घर में रहती हैं, ठीक है, अब वैसे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है, अब मोस्टली जो वैसे भी ये पढ़ाई का भी थोड़ा ट्रेंड आ गया है कि हर दूसरे घर में जो बच्ची हैं वो यूनिवर्सिटी जा रही है, यानी कम से कम यूनिवर्सिटी तक उसकी तालीम है, और लोगों को अवेयरनेस आ गया, एंड आफ्टर गेटिंग द डिग्री कोई भी बच्ची घर में नहीं बैठती, हर लड़की को ये है कि हम जाके जॉब करें, ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। रही बात कि एंजाइटी को लिंक करना विद दी फीमेल्स, तो उसकी एक रीज़न जो वो ये है कि फीमेल्स आर मोर इमोशनली सेंसिटिव, ठीक है, तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा जल्दी जो हैं वो अंडरस्टैंड कर लेती हैं, दे आर मोर इमोशनली सेंसिटिव, और बायोलॉजिकली अगर देखा जाए या अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही इस तरह से है, ठीक है, कि दे आर मोर जब वो घर से निकलती है और सपोज जॉब पे जाती है, तो जॉब पे भी जाके कौन सा कोई आसान नहीं है, वहाँ का भी तो अलग जो है ना वो स्ट्रेस का लेवल होता है। बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल। वर्किंग वूमेन के लिए तो बहुत मुश्किल है, वर्किंग वूमेन का इवन का स्ट्रेस का जो है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रेसर तो लाइफ में है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्ट्रेसर आएंगे तो अल्टीमेटली आपके एंजाइटी या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। एक वो लड़की या एक वो औरत जो घर में रहती है, अल्टीमेटली वहाँ पे भी होंगे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, बच्चों की देखभाल से रिलेटेड हो सकते हैं, बट वो लड़की या वो ख़वातीन जो बाहर जाती हैं तो डेली लाइफ में बाहर निकल कर उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि स्टिल हमारी सोसाइटी में अभी भी औरत का जो वर्किंग वाला रोल है उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, तो अल्टीमेटली दे सफ़र्स अलॉट, क्योंकि उनको डेली बेसिस पे बहुत से स्ट्रेसर्स को भी देखना पड़ता है, डील करना पड़ता है, इसीलिए मोस्टली जो है फीमेल्स की मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इट विल टेक टाइम कि औरत को जो है ना घर से काम पे जाके और वो काम करे और उसको उतना मर्द जितना ही जो है ना वो प्रोटोकॉल मिले, तो उस चीज़ पे जो है ना अभी टाइम लगेगा। एग्जैक्टली टाइम लगेगा, ये चीज़ें टाइम लेगी। अच्छा, तो मैडम आप जो है ना लास्ट में एंजाइटी को कम करने के लिए हमें मतलब क्या टिप्स देंगे आप? जी, एंजाइटी को कम करने की जो बेसिक टिप्स हैं वो ये हो सकती हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक हम सिखा सकते हैं, ठीक है, कि इट कुड बी अ वॉक, कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, अगर किसी को म्यूज़िक पसंद है तो वो म्यूज़िक सुन सकता है, कोई स्पेसिफिक हॉबी है तो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, किसी को गार्डनिंग का शौक़ है तो वो गार्डनिंग कर लें, इसके अलावा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन है जो हम करवा सकते हैं, सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हम बता सकते हैं। इसके अलावा जो एक टिप मैं बड़ी इंपॉर्टेंट देना समझती हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया या मोबाइल का ऐप जो यूजेज है वो थोड़ा कम कर दें। हाँ जी, क्योंकि एक ये चीज़ है। आप मेसी से बात मुझे याद आ गई, स्क्रीन टाइम जो है ये बड़ा इफेक्ट करता है। एक तो देखिए ना, हमने पढ़ा एक बायो साइको सोशल मॉडल ना, उसमें स्क्रीन टाइम है, आप न्यूज़ सुनते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, अब वो चीज़ क्या करती है, आपके जो मसल्स वगैरह उन पे इफेक्ट करती है, और कई दफ़ा मेरा खुद के भी जो है ना पट्टे अकड़े हुए होते हैं, जब मैं सुबह उठता हूँ मैं फ्रेश नहीं होता, जब आपकी मसल स्पैज़म आ गया है तो आप ना इरिटेट से रहते हैं, आप ठीक नहीं है तो काम क्या सही करेंगे आप, ठीक है, अब वो आपकी साइकी पे भी जो है ना इफेक्ट कर रही होती है। फिर जब आप मतलब साइकोलॉजिकली जो है ना वो प्रॉपर अटेंटिव नहीं है, अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर रहे, तो आप अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ भी सोशली भी जो है ना उस तरह से मतलब इंटरेक्टिव नहीं होंगे, अच्छी कोई ना कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती है, ठीक है, और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो खराब होते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्क्रीन टाइम पे हम बात कर रहे थे, बच्चे बड़े जो है ना वो उनको मोबाइल फोन ना दिया जाए तो वो जो है ना चीखते हैं, रोते हैं, तो स्क्रीन टाइम जो है ना वो जी बिल्कुल, बच्चों में भी जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं या इमोशनल प्रॉब्लम है, इवन कि स्पीच डिले का भी प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्क्रीन टाइम से रिलेटेड भी है। आजकल की मदर्स जो हैं वो बच्चों को हाँ एग्जैक्टली वो स्क्रीन टाइम पे या उन पे नर्सरी राइम्स में बच्चों को लगा दिया, और मोस्टली इस वजह से बच्चे जो हैं उनकी कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम भी है, इमोशनल प्रॉब्लम भी है। और इसके अलावा टिप्स की जहाँ तक हम बात करें तो एक चीज़ तो ये हो गया कि आप मोबाइल यूजेज कम करें, इसके अलावा क्वालिटी टाइम विद योर लव वन,
कि फैमिली टाइम होता करता था पहले। अब मुझे लगता है कि अगर फैमिली में बैठी भी है तो हर कोई अपने अपने सेल फोन पे बिजी है। सो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का भी यूजेज कम किया जाए। जब फैमिली टाइम आप आपस में बातचीत करते हैं तो आपकी बहुत सी फ्रस्ट्रेशन, आपकी बहुत सी टेंशन दूर हो जाती है। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि फैमिली टाइम जो है ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि जो नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है, या न्यूज़ से जो एक एक्सपोजर है वो जितना हो सके कम रखना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी गैर सुनते ज़रूरी जो है हैं, ना वो एग्जैक्टली गैर ज़रूरी चीज़ें सुनने की ज़रूरत दिन नहीं में है 5-5 बार, अब दुकानदार है ना उसने केबल लगवाई बिल्कुल। हुई है और वो जनाब कोई भी चैनल चल रहा है आपको। तो वो बार बार जो है ना एक ही खबर, कोई बंदा गिरफ्तार हो गया पॉलिटिशियन, अब वो जो है ना वो जेल में चला गया, अब वो एहतजाज हो रहा है बाहर, अब वो उसे रिहा कर दिया गया है, अब एट द एंड आपको क्या मिला है? बिल्कुल, वो अपने चैनल की कहते हैं कि प्रमोशन के लिए, उस रेटिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए सब कर रहे होते हैं। और अगर आप मोस्टली आप भी देखते होंगे न्यूज़, आपको पता है कि मोस्टली न्यूज़ जब चलती हैं तो शायद इक्का दुक्का न्यूज़ जो है पॉजिटिव होगी, मोस्टली जो है वो नेगेटिव ही होती हैं। हम लोग तो देखना वो ही ऐसे चाहते हैं। एक नॉर्मल पर्सन देखने वाला है, उसको लगता है कि शायद ज़िंदगी में या दुनिया में हो ही सब कुछ नेगेटिव रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। ऐसा ही है। तो ये चीज़ को जितना इससे कम एक्सपोजर होगा उतना बेहतर है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी जो इंफॉर्मेशन आपने दी और बड़े अच्छे टिप्स भी दिए जिससे हम अपनी एंग्जाइटी को रिलीव कर सकते हैं। तो मैडम ने बताया कि आप वॉक करें, जॉगिंग करें, फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं और स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल पे कम से कम जो है ना आप टाइम दें, ठीक है, और अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें ताकि जब आप की डिस्कशन होगी उनके साथ आपके ऑफिस के मामलात पे या आपकी लाइफ के अंदर जो चल रहा है तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, एंग्जाइटी लेवल है वो कम होगा। तो मैडम आप क्लिनिकल टॉक में तशरीफ़ लाई और ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है, मुख्तलिफ जो है ना बीमारियों पे हम बात करते हैं ताकि लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा पहुंच सके। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है और बल्कि मुझे बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी है कि कम से कम मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर सकूँ इस अपनी टॉपिक बात पहुंचा सकते पे, हैं। एग्जैक्टली बात कर सकूँ। वो जो मैं बात कर रही थी कि न्यूज़ लोग देखते हैं तो अल्टीमेटली वो न्यूज़ देखने के बजाय इस तरह के चैनल्स देखें हाँ, इस तरह तो के प्रोग्राम उनको अवेयरनेस ज़्यादा होगी। आप पॉजिटिव चीज़ सुनेंगे तो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल ऐसा तो बेहतर है कि अगर आपने मोबाइल यूज़ करना भी है तो सी समथिंग पॉजिटिव, जो आपके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ लेके आए। ठीक है। और सुंदर्स फाउंडेशन आपने विजिट किया, यहाँ पे आप पहले भी आ चुकी हैं, जी बिल्कुल। तो कैसा लगा यहाँ सुंदर कैसे? फाउंडेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं स्टूडेंट्स को लेके भी यहाँ पे बहुत दफ़ा आई हूँ। मेरा अपना भी बहुत दफ़ा विज़िट हुआ है और जब भी मैं यहाँ पर आई उन्होंने बड़ा अच्छे से मुझे डील किया है, बड़े कोऑपरेशन की है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक नोबल काम कर रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला इस चीज़ का जज़ा दें। जज़ाकल्लाह जी। तो हमारे प्रोग्राम का सिलसिला नाज़रीन यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा हाजिर होंगे और किसी नए इशू पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।